तो पाठ का नाम क्या है? सूखी नदी का पुल। सूखी नदी यानी जिस नदी में पानी नहीं हो और नदी पर पुल नहीं रहता है, हाँ, तो उसी के नाम पर पड़ा है सूखी नदी का पुल। इसके लेखक है, चाहे इसको लिखने वाले हैं, चाहे इसके रचयिता है, कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। ध्यान से देखना सुनना, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। और गांव की जो लड़ाई झगड़ा झंझट होता है ना, इन सब के ऊपर ये कहानी है, पूरी तरह गांव के ऊपर कहानी है। समझ गया? चलो, तो गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रोकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। तो गांव के जो रेलवे स्टेशन है ना, गांव के जो रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन आकर के रुकती है, समझ गया? तो वहाँ पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, गाड़ी यानी ट्रेन जैसे ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से, यानी एकदम उत्साहित वाला है ना, देखने के लिए छटपटाना, उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। किसकी तरफ देखने लगी? प्लेटफॉर्म की तरफ। गाड़ी कहाँ रुकती है? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई न कोई आया ही होगा। लीलावती को पूरा उम्मीद था, लीलावती को पूरा उम्मीद था, पूरी उम्मीद थी कि नैहर से कोई न कोई आया ही होगा। किसको? लीलावती को लेने। किसको उम्मीद थी? लीलावती को। किसको? नाम याद रखना, लीलावती को। गांव के स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद था कि नैहर से उसे कोई न कोई लेने आया जरूर होगा। वे सब आए थे जिनकी वह उम्मीद किए हुई थी, है ना, जिनका ये उम्मीद किए हुई थी लीलावती, वे सभी आए थे, है ना। भैया थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश, और कोई एक अपरिचित था। वे सब आए थे जिनकी इन्होंने उम्मीद की थी। कौन कौन थे? भैया थे। कौन कौन थे? भैया थे, दोनों भतीजे थे, और लीलावती के जो दोनों भतीजे हैं वे थे, सुरेश और नरेश, और कोई एक अपरिचित था। अपरिचित यानी कोई उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लीलावती जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। अपनी अगवानी में अगवानी बताए ना, अगवानी किसे कहते हैं? अगवानी किसे कहते हैं? आगे बढ़ कर के स्वागत करना, इसी को ना कहते हैं। हाँ, तो अपनी अगवानी में इन सब को आया देख, अपनी अगवानी में यानी अपने स्वागत में इन सब को आया देख लीलावती को ऐसा लगा, लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर, कैसी धरती पर? उसको ऐसा लगा कि जैसे सूखी प्यासी धरती पर बादल बरस गए हों। क्या बरस गए हो? बादल बरस गए हो। यानी इसको बहुत ज़्यादा क्या मिला? खुशी मिला कि इसकी अगुवाई में, इसके स्वागत में इतने लोग आए थे। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। स्टेशन के बाहर जहाँ पर गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकता है, उस स्टेशन के बाहर क्या लगी थी? जीप लगी हुई थी। आज भी जब तुम सीतामढ़ी जाओगे अपने ज़िला, है ना, जहाँ पर ट्रेन रुकती है, वहाँ पर जाओगे तो स्टेशन के बाहर क्या लगा हुआ मिलेगा? जीप लगा हुआ मिलेगा, है ना। जीप। लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था कि जीप देखकर, लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी, है ना। लीलावती को जीप लगा देख के अपना स्वागत में लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था, लीलावती को खुश होना चाहिए था, लेकिन मन को जाने क्यों ठेस सी लगी। जीप को देख करके लीलावती के मन को जाने क्यों क्या लगी? ठेस सी लगी, यानी उसके मन को थोड़ा दुख हुआ, ठेस जैसा लगा, है ना। उसने तो सोचा था टप्पड़ वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी, है ना। लीलावती ने सोचा था कि इसके स्वागत में स्टेशन से ले जाने के लिए इसके लिए क्या आया होगा? टप्पर वाली बैलगाड़ी। कैसी आई होगी? टप्पर वाली बैलगाड़ी, जो टायर नहीं होता था,
पहले, है ना, अभी भी। तो वो टायर आया होगा या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी। कैसी गाड़ी आई होगी? ओहार वाली। पहले किसी को ले जाना होता था कहीं, अब तो चाहे किसी को, तो टायर के ऊपर नुआ के ओहार कर दिया जाता था, है ना। टायर के ऊपर नुआ का क्या कर दिया जाता था? ओहार कर दिया जाता था और उसमें ले जाया जाता था। अपनी जीप है बुआ, है ना। एक भतीजा बोला अपनी जीप है बुआ। लीलावती को क्या बोलता है? अपनी जीप है बुआ। बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया। ये कहते हुए कि अपनी जीप है बुआ, ये खुश हो रहा था कि अपन जीप है। ये बोलते हुए सुरेश जो है लीलावती का ड्राइवर, लीलावती का भतीजा, क्या सुरेश ड्राइवर, जो लीलावती का भतीजा क्या है, अथी, उसके नाम क्या था? सुरेश। जो ड्राइवर वाली सीट पर क्या हुआ? बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था। नरेश किसके पास खड़ा था? जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। नरेश जीप के पास खड़ा था, है ना। इसके दो भतीजे थे, सुरेश और नरेश। तो नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार जो है अपनी पैंट की फूली हुई, और पैंट के जो फूला हुआ, है ना, जेब था, उसको क्या कर रहा था? टटोल रहा था। बार बार जेब में हाथ अंदाज लगा रहा था। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज़ निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया। जीप पर सही से बैठने के लिए, सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए सुरेश जो है ना, अपने जेब से कोई काली सी चीज़ निकाली, यानी कड़ियकवा कोई चीज़ निकाला और फिर झट से तौलिए में लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो सुरेश? लीलावती बोलती है, तौलिए में क्या छुपा रहे हो सुरेश? कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। कथी कह? कुछ ना बुआ, कथी है? पिस्तौल है, यानी पिस्तौल है, बंदूक है। लीलावती चौंक गई लीलावती। लीलावती क्या हुआ? चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ, पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है। पिस्तौल तनका के बाद कच्ची पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है ना। भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाई, है ना। भैया के मुंह से, है ना, भैया के मुंह से बुच्ची दाई संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। भैया के मुंह से बुच्ची दाई सुन करके कितना प्यारा, कितना सुखद, यानी सुख देने वाला लगा था। किसको? लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा। लीलावती ने भैया की तरफ गौर से देखा। कैसे देखा? गौर से देखा। उनके खादी कुर्ते में भी की जेब भी फूली हुई थी, है ना। कि भैया के भी जो खादी के कुर्ता था, उनकी भी जेब क्या हुई थी? फूली हुई थी। लीलावती ने कहा, आपकी जेब में भी? लीलावती ने कहा, आपकी जेब में भी लाइसेंस वाली है ना? लाइसेंस वाली है ना? भैया हंसने लगे। अरे नहीं रे। भैया क्या करने लगे? हंसने लगे कि आपकी जेब में भी पिस्तौल है, लाइसेंस वाली है ना? तो कहे अरे नहीं रे। भैया हंसने लगे थे, है ना। लाइसेंस वाइसेंस नहीं, लाइसेंस वाइसेंस नहीं, पिस्तौल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं है। अपने गांव की बनी है। कहाँ की बनी है? अपने गांव की बनी है। कंट्री मेड, अपने गांव की बनी है। कैसा? कंट्री मेड। गांव की जो बनी होती है उसको कहते हैं कंट्री मेड, यानी कंट्री में बना हुआ, गांव में बना हुआ, वो देश वाला नहीं। लीलावती की वयस्क उम्र की, लीलावती वयस्क हो चुकी थी, समझ गया। लीलावती की वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आँखें, बड़ी बड़ी मासूम आँखें आश्चर्य से कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई। जब इन दोनों के जेब में पिस्तौल देखा तो लीलावती की जो आँखें हैं और क्या हो गई? आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया की जेब में पिस्तौल। सोचती है लीलावती, जीवन भर खादी के कपड़े, किसके कपड़े? खादी के कपड़े पहनने वाले की जेब में पिस्तौल। खादी का कपड़ा कौन पहनता था? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। और ये अहिंसावादी थे।
किसी से हिंसा नहीं करते थे, मन में भी हिंसा नहीं था इनके किसी के भी प्रति, एक चींटी के प्रति भी इसके मन में हिंसा नहीं था, है ना। महात्मा गांधी इसको इसीलिए कहा जाता है, हमेशा सच, है ना, और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, समझ गया, सभी के प्रति दया का भाव रखने वाले मन में ऐसे थे कौन, महात्मा गांधी। हिंसा का तो नामो निशानी छोड़ दो, एक चींटी तक भी ये नहीं मारे, समझ गया, इतना अहिंसक थे। मतलब थोड़ा सा भी किसी के प्रति दुश्मनी, शत्रुता, बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन कुछ भी इनके मन में नहीं थे। और ये किसके कपड़े पहनते थे, खादी के, है ना, और ये रखेगा बंदूक तंदूक कोई चीज़ कुछ नहीं रखने वाले थे, समझ गया, एकदम सबसे प्रेम से रहने वाले थे कौन, महात्मा गांधी। तो वही कहता है कि महात्मा गांधी खादी के कपड़े पहनते थे और इनके भाई और भतीजा भी किसके कपड़े पहनते थे, खादी के कपड़े। और एक खादी के कपड़े पहनने वाले ये है जो है ना, एक चुट्टी को भी नहीं मारने वाला है, मकड़ी तक को भी नहीं मारने वाला है ना, सभी पर दया करने वाले हैं। और ये एक खादी पहने इसके भाई और भतीजा है, बंदूक रखे हैं, ये कैसा है। समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदाय, है ना, ये आश्चर्य से देखा और आँख बड़ा बड़ा हो गया पिस्तौल के नाम सुन के। तो ये एकर भैया कही समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदाय, है ना, एकर भैया कह रहा है लीलावती के कि समय ही ऐसा आ गया है बुच्चीदाय, जिसके कारण क्या रखना पड़ता है, पिस्तौल रखना पड़ता है ना। अपनी सुरक्षा के लिए यह सब अब रखना पड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए अब यह सब क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, कौन सी, पिस्तौल, है ना। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा, गांव जो है अब पहले जैसा गांव था वैसा नहीं रहा, जब से आरक्षण लागू हुआ है। जब से क्या लगा हुआ है, लागू हुआ है आरक्षण। इसके भैया जी कह रहे हैं जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। यानी उच्च जाति और निम्न जाति की दुर्भावना जो है बुरी तरह फैल गई है। कहाँ, गांव में। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, गांव में जातियों के क्या हो गए हैं, अलग अलग संगठन हो गए हैं। यानी सब जाति के अपना अपना ग्रुप बन गया है, संगठन बन गया है, समझ गया। निजी सेनाएं हो गई है, और निजी सेनाएं हो गई, सबकी अपनी अपनी क्या है, सेना है। ज़मीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है, और ज़मीन जायदाद को बचा पाना क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है गांव में। तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ ज़मीन है, लीलावती को कह रहा है इसके भैया लीलावती को, तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ ज़मीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है ना। लीलावती को कह रही है तुम्हारी वाली जो 5 एकड़ ज़मीन है, कितनी एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, वह समझो गिद्धों के लिए, है ना, क्या बन गया है, मांस का लोथरा बन गया। जैसे मांस कहीं पर है किसी जीव जंतु किसी चीज़ का, तो सब गिद्ध उस पर लपट जाता है खाने के लिए। तो उसी प्रकार से कह रहा है लीलावती का जो ज़मीन है इसको हड़पने के लिए पूरा भूत आदमी सब इस पर क्या है, लगा हुआ है। किसके ज़मीन पर, लीलावती के ज़मीन पर। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा, भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश यानी इनकी भतीजा ने कहा हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। बुआ कहते हैं फुआ को, किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, फुआ को। तो ये फुआ को कह रहा है, लीलावती फुआ को कह रहा है कि हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। भैया कहने लगा अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्चीदाई। भैया कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम आ गए बुच्चीदाई, यानी लीलावती को कह रहा है अब अपनी ज़मीन का 9-6 करके कुछ करके ही जाना। अब कह रहा है तुम्हारी वाली जो ज़मीन है 5 एकड़, इसका 9-6 करके ही जाना, क्लियर करके ही जाना, समझिए। चलती जीप की घरघराहट में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। जो जीप चल रही थी उसकी घरघराहट में सामने बैठे भैया ये सब बोलते जा रहे थे, यानी लीलावती को कहते जा रहे थे। लीलावती के विवाह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। लीलावती का जब शादी हुआ था तब कन्यादान में इनके जो पिताजी थे, इनके जो बाबू थे, पिता थे, है ना, 5 एकड़ ज़मीन, कितने एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन जो है लीलावती को किसमें दिया था, दान में दिया था बेटी को।
वही जमीन भैया की जी का जंजाल बनी हुई है। जो लीलावती को 5 एकड़ ज़मीन दान में दिया गया था शादी के समय, कि वही ज़मीन जो है ना भैया के जी का क्या बना है, जंजाल बना हुआ है, यानी मुसीबत बना हुआ है। कब तक करते रहे ज़मीन की हिफाजत, है ना, भैया से कह रहा है कब तक करते रहे ज़मीन की हिफाजत, एकड़ा वाला 5 एकड़ ज़मीन की हिफाजत कब तक करते रहे। केस मुकदमा यह सब अभी कैसे बता दे, बरसों बाद नैहर लौटती बहन बुच्चीदाई को, है ना। यह भैया की जी का जंजाल जो ज़मीन बना हुआ था, अभी कुछ मने में सोच रहा है कि कहिया तक ले ज़मीन के हिफाजत करीत रहूँ, केस मुकदमा कहिया तक ले लड़ित रहूँ। और अभी बुच्चीदाई अली यानी लीलावती अली एकाएक तेका दिन के बाद नैहर लौट लई, केना बता दी लगले, हैं। 13-14 वर्षों बाद लीलावती नैहर लौट रही है। लीलावती जो है अपने नैहर कितना वर्ष के बाद लौट रही है, 13-14 वर्षों के बाद लीलावती कहाँ आ रही है, अपने नैहर। सीधा बैठो, परीक्षा में पूछेगा कि लीलावती कितने वर्षों के बाद अपने नैहर लौट रही थी, तो 13-14 वर्षों के बाद है। सीधा बैठो, समझ गया। पिछली बार माँ के श्राद्ध कर्म पर आई थी, है ना। इनसे पहली बार जो आई थी, जब आज आई है, उनसे पहले जब आई थी, कब आई थी, इनकी माँ का श्राद्ध था ना, इनकी माँ मरने के बाद नहीं होता श्राद्ध, उस श्राद्ध पर आई थी। कौन, लीलावती। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को, गांव का जो नैहर है, नैहर का जो जीवन था, वो सब कुछ याद आ रहा है। किसको, लीलावती को ना। कहीं से रहता है, जैसे कहीं चला गया और यहाँ पर आएगा तो सब कुछ याद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। याद आ रहा है गांव का नैहर सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, पूरा गांव होता है। लीलावती को याद आ रहा है कि गांव का जो नैहर होता है सिर्फ अपने माँ बाप, सिर्फ अपने गांव का जो नैहर होता है सिर्फ अपने माँ बाप और केकरा बोलाबै छै, गांव का जो नैहर होता है वो सिर्फ अपने माँ बाप का, चाहे भाई भौजाई का घर ही नहीं होता नैहर में, वह पूरे गांव का होता है। नैहर क्या होता है, पूरे गांव का नैहर होता है। जैसे है ना, गांव में क्या रहता है, दादी नानी चाची काकी बुआ फुआ सब न रहता है, सब मिला के ना नैहर रहता है, क्यों खाली अपने से रहता है। गांव में सब से सब क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है ना। यह शहर तो है नहीं, शहर में तो किसी से कोई माने मतलब रहता नहीं है ना। गांव में सबसे सबको माने मतलब रहता है, तो यह शहर तो है नहीं। यहाँ तो पूरा गांव रिश्तों नातों में बंधा रहता है। यहाँ क्या रहता है, पूरा गांव जो है किस में बंधा रहता है, रिश्ते नातों में बंधा रहता है। यानी सबका सबसे जुड़ा सामाजिक सद्भाव रहता है कि नहीं, मेल मिलाप रहता है कि नहीं। केकरो दाई बाबा ना कही, दाई दादी नानी बैठे ना, काकी छे चाची छे की हाल खबर, सबसे रहता है ना गाँव में मिलके। पहले के आदमी रहता था कि नहीं रहता था। और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से 13-14 वर्ष के बाद आया है। देखो सब कुछ याद है बीबी नैहर का। और गांव के वही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं लीलावती को। किसको, लीलावती को। सबसे ज़्यादा याद आ रही है सहेलिया माए। लीलावती को सबसे ज़्यादा याद आ रही है किसकी, सहेलिया माई की। किसकी, सहेलिया माई की। परीक्षा में पूछेगा कि लीलावती को गांव जाने पर सबसे ज़्यादा किसकी याद आई, सहेलिया माई की। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, और ये कहाँ रहती थी, अब ये भी क्लियर हो गया। लीलावती कहाँ रहती थी, शहर में, मुंबई में रहती थी। कहाँ रहती थी, ये सब याद रहेगा ना। लीलावती कहाँ रहती थी, मुंबई में। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, कहाँ की याद आई, नैहर की याद आई। देखो नैहर मत पढ़ना, ये नैहर है ना। अगर नैहर पढ़ेगा तो उतना फील नहीं आएगा, इसलिए भाषा को थोड़ा जिस जहाँ का जो लैंग्वेज रहता है उस हिसाब में ढालना पड़ता है। तो इसको नैहर नहीं पढ़ना, नैहर पढ़ना, समझ ला। भैया को भैया नहीं पढ़ना, यहाँ पर क्या पढ़ना, भैया पढ़ना। क्यों, गांव की कहानी के हिसाब से। गांव में ऐसे ही नहीं बोला जाता है, भैया बोला जाता है कि भैया बोला जाता है, नैहर बोला जाता है कि नैहर बोला जाता है, ये सब समझ गया। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, नो आई डोंट लाइक टी,
मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, खवास टोली की, कौन टोली की? गांव में टोला भी रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, तो खवास टोली की सहेलिया माई कहाँ रहती थी? खवास टोली में, है ना। तो खवास टोली की वह सहेलिया माई सबसे ज़्यादा याद आई। मुंबई में जब जब इसको नैहर की याद आती थी अपने गांव की, तो सबसे ज़्यादा याद किसकी आती थी? खवास टोली की सहेलिया माई की। माँ कहती थी कि सहेलिया माई खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है ना। माँ कहती थी कि जब मतारी रही लीलावती को, अगर मतारी कही तली, माई कही तली कि सहेलिया माई खवासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है। सहेलिया माई कौन है? एक प्रकार से तुम्हारी क्या है? दूसरी माँ है। इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। सहेलिया माई ने ही अपना दूध पिला कर के लीलावती को क्या किया? पाला पोसा, है ना। माँ कहती थी जब तुम जन्मी थी, लीलावती कहते जया तू जन्म ले ले, है ना, अपना दूध नहीं उतरता था, एकरा मतारी के दूध न होत रही, समझ ले, है ना। डॉक्टर, वैद्य, ओझा, गुनी सब हार गए, है ना। डॉक्टर भी हार गए, कोशिश कल दूध न उतरल। वैद्य भी हार गए, ओझा गुनी, ओझा भक्तन रहे सब हार गए, लेकिन एकरा दूध न भेल एकरा मतारी के, है ना। गाय, बकरी, भेड़ी किसी का दूध तुमको पचता नहीं था। लीलावती कहे हमरा दूध होइत न रहलक, आ गाय के, बकरी के, भेड़ी के केकरो दूध तोरा पचित न रहलो, है ना। एकदम मरने को हो गई थी तुम। लीलावती को कहती थी कि एकदम मरने को हो गई थी तुम, है ना। तब सहेलिया माए सामने आई। जब पूरा मरे हो गए तब कौन सामने आई? सहेलिया माए, है ना। नई लड़कोरी बनी थी, और उस समय सहेलिया माए जो है क्या बनी थी? नई लड़कोरी, यानी नया धियापुता हो पहिल का, समझ गया। नई लड़कोरी बनी थी। गोद में बेटा था कलेसर, है ना। सहेलिया माए के गोद में कौन बेटा था? कलेसर, याद रखना। सहेलिया माए के बेटे का नाम क्या था? कलेसर, है ना। गोद में बेटा था किसके? सहेलिया माई के गोद में बेटा था कौन? कलेसर। उसी ने अपना दूध पिला कर तुमको जिंदा रखा। किसने? सहेलिया माई ने ही अपना दूध पिला करके इस लीलावती को क्या रखा? जिंदा रखा। इसीलिए इसकी माँ कहती थी कि ये क्या है? एक प्रकार से तुम्हारी दूसरी माँ है, समझा। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती रही, है ना। जीप में बैठी लीलावती दोनों तरफ जो भुला गई थी, जो बिसर गई थी टोला मोहल्ला, उसको पीछे की ओर देखते हुए भागती जीप पर थी, समझ गया। सीमेंट का पुल आ गया। किसका पुल आ गया? सीमेंट का पुल आ गया था। पुल किसका था? सीमेंट का पुल था। किसका पुल था? सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल आ गया। सूखी नदी का पुल। किस नदी का पुल? और ये सीमेंट का ही पुल था। किस नदी का पुल? सूखी नदी का पुल है। पिछली बार आई थी तब नदी में पानी था। पिछली बार यानी इससे पहले जब आए रही लीलावती तो नदी में क्या था? पानी था। और सीमेंट के पुल की जगह काठ का पुल था। और जब सीमेंट के पुल बनल है वह कथी के पुल रहल? कथी का पुल था? काठ का पुल था। कठपुल्ला। कौन चीज? काठ का पुल को कहते हैं कठपुल्ला। नदी सूख गई है। अब आई है ना, तो नदी क्या हुई है? सूख गई है। रेत ही रेत, रेत की नदी। अब क्या है? रेत ही रेत है, खाली नदी में बालू ही बालू है, और बालू की नदी अब जैसे लग रहा है, समझ गया। जीप दरवाजे पर लगी। जीप कहाँ लगी? दरवाजे पर, एक नैहर के दरवाजा पर। एकदम बदल गया है घर द्वार। अब वो आई तो देखी कि घर द्वार जो है एकदम क्या हो गया है? बदल गया है। खपरेल की जगह पक्के का मकान है। और गांव में पहले कौन सी का घर होता था? खपरा के। तो वो देखती है कि खपरा के मकान अब कथी हो गए? पक्का के मकान हो गए। दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर,
थ्रेसर मशीन और जनरेटर। एक दरवाजा पर कथी रहलै एकरा भाई के दरवाजा पर जीप रहलै, ट्रैक्टर रहलै, थ्रेसर रहलै और जनरेटर रहलै। धनिक धोरिया के घरे ये समझाई छे। हाँ बिजली के पोल गांव तक आ गए हैं। बिजली के पोल कहाँ तक आ गए हैं? गांव तक। ये लाइन वाला जो पोल है उस समय गांव तक आ गया था। पहले गांव में थोड़ी ना बिजली रहलै, कोनो कोनो गांव में रहलै, है ना बिजली के पोल। तनका देर के लिए लाइन है तो आदमी खुश रही, तो फिर तनके देर में कट जाती हो। अब बड़ा अच्छा लगती लाइन जब जलती हो ना कहीं बॉल, तो बॉल सिर्फ देखे में अच्छा लगती रही रात में। अब तो कोई वैल्यू है इतना लाइन रही थी गाँव में भी की, है ना। अभी से 20 वर्ष पहले के आदमी को लाइन नसीबो नहीं होता था, सबके घर था भी नहीं, किसी किसी के घर था। तो रात में कभी गुजरते चाहे कभी देखते पड़ते चाहे कुछ कभी कभी तो ललका बॉल जलता था, तब बड़ा अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था, क्योंकि कमी था, एक दो चीज़ मिलता था देखने को। अब तो ये कोई वैल्यू नहीं पाए, है ना। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने, पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने कि बिजली के पोल जो है अब गांव तक आ गए। शून्य में पतली पतली रेखाओं से बिजली के तार, है ना। शून्य में पतला पतला सा बिजली के रेखाओं का, है ना, रेखाओं जैसन क्या था, बिजली का तार था। नरेश कह रहा था आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी बुआ। नरेश कह रहा था कि आपको यहाँ पर तुमको यहाँ कोई भी कमी महसूस नहीं होगी फुआ। सब कुछ है घर में सब कुछ है। क्या क्या है? फ़ोन है, फ्रिज है, टीवी है, वीसीडी है, सब कुछ है ना। कैसे कहे लीलावती कि यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ, और लीलावती कैसे कहे कि ये सब हम देखे ना आए, टीवी फ्रिज वीसीडी सब हम देखने नहीं आए हैं। यह सब कुछ और इससे भी ज़्यादा है उनके पास, ये सब है ना, और इससे भी ज़्यादा है किसके पास? खुद लीलावती के पास खुद इससे ज़्यादा है। वह तो नैहर की पहले वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है। यह किसके लिए तरस रही है? नैहर की जो पहले वाली असुविधा थी, संसाधन की कमी थी, उसके लिए तरस रही है। क्योंकि उस समय संसाधन की कमी के कारण इंसान जो है, आदमी जो है, एक दूसरे से क्या थे, जुड़े थे। आज का समय किसी से जुड़ा है कोई? चूल्ही के तनका राखो लेबे अतु आगियो लेबे अतु, पहले कुछो कलछू तलछू कुछो में आ लेके चूल्ही में आँच फूकता हो, कोई चीज़ घर तो लावे इतने ना। पहले देखा है कि नहीं तुमसे? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अब है कोई चिल्ला नहीं जाता है किसी के घर, यहाँ सीधे दुकान पर। और उस समय एक टोला सोई टोला, वही टोला सोई टोला, घरे सोई घरे, पूरा टोला पड़ोस तो जुड़ा लाई चली भर दिन। टाइम पास करे के कोई दिक्कत ना, कोई डिप्रेशन में आदमी नहीं जाता था, कोई किसी चीज़ का झंझट नहीं, बस खाता पीता अपना अपना काम करता था, है ना। किसके लिए तरस रही है लीलावती? सखी सहेलियाँ, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडिया, नाथ बाबा का थान, राजा सहलेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर। कैसे कहे क्या देखना चाहती है बुआ, है ना। बुआ सब क्या क्या देखना चाहती थी नैहर का? वो टीवी फ्रिज पंखा कूलर नहीं, गांव की सखी सहेली, नदी पोखर, खेत खलिहान, बाग बगीचा, टोला पगडंडी, रे खेत में पैर से ना रास्ता लागल जैसे, नाथ बाबा के थान, राजा सलेसर का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर, ये सब देखना चाहती थी कौन? लीलावती। गांव में ये टीवी कूलर पंखा ऐसी नहीं देखना, इससे ज़्यादा है उनके पास। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कला की देख रहे हैं तुम सबका मुंह टेढ़ हो रहा है ना एकदम।